उस शाम को फिर बड़ी ही चालाकी से फिर से अंश ने मेरा हाथ छुड़ाया और बड़े रुबाब से फलों की उस दुकान में घुस गया जहाँ कोई हर रोज़ बड़े प्यार से उसे एक चॉकलेट देता था। ऐसा वो रोज़ करता था। हालांकि मुझे फलों वाले चाचा के अलावा वहाँ कभी कोई नहीं दिखा, लेकिन अंश हमेशा उस लड़की के बारे में बात करता जो उसे रोज़ एक चॉकलेट देती थी। खैर बस आ गई और मैं काफ़ी देर से बस स्टैंड पर इंतज़ार करते करते मेरे पैर भी थक गए थे। मैंने अंश को आवाज़ लगाई। अंदर से अंश दौड़ता हुआ आया और हर रोज़ की तरह मुझे अपने अंदाज में चॉकलेट दिखाते हुए बस में चढ़ गया। हर बार उसके इस तरह से चॉकलेट दिखाकर मुझे चिढ़ाने पर मैं मुस्कुरा जाता। अनायास ही पीछे मुड़कर फलों की उस दुकान में किसी को खोजने की कोशिश करता, लेकिन ना जाने क्यों हर रोज़ की तरह फलों वाले चाचा के अलावा मुझे कोई वहाँ नहीं नज़र आता। लगभग 2 साल पहले का वो दिन जब अंश, मैं और पूजा खुशी खुशी पूजा के घर से आ रहे थे कि अचानक एक ट्रक हमारे सामने आ गया। मुझे कुछ समझ आता तब तक हमारी कार पलटकर रोड की दूसरी साइड पर चली गई थी। 2 दिन बाद जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने माँ से पूजा और अंश के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि अंश पास वाले वार्ड में है और अब ठीक है। और पूजा के बारे में पूछने पर माँ फूट फूट कर रोने लगी। बताओ ना माँ, पूजा कहाँ है? आंसुओं की बूंदों ने तब तक मेरी आंखों को घेर लिया था। माँ तब कुछ भी नहीं बोल पाई। मुझे पूजा के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। अभी कल ही तो कह रही थी माँ ने नई सिल्क की साड़ी दी है सालगिरह पर, और मेरे लिए कुछ नहीं, मैंने नाराज़गी जताते हुए कहा। आपके लिए मुझे दिया है ना मेरे बुद्धू, मेरे गालों को खींचते हुए उसने बड़े प्यार से कहा था। कितना बदनसीब हूँ मैं, आखिरी बार पूजा को देख भी नहीं पाया। ये सोचकर मैं फूट फूट कर रोने लगा था। पापा चॉकलेट, अंश की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटा। आंटी ने कहा है पापा को भी खिलाना, अंश ने कहा। मैं बस मुस्कुरा दी। आज जब घर आया तो माँ फिर मुंह फुलाकर बैठी थी। अपने लिए ना सही पर कम से कम अंश के लिए तो शादी कर ले, माँ ने कहा। अंश को संभालने के लिए आप सब हो ना माँ, फिर दूसरी शादी की क्या ज़रूरत, कहकर मैंने हमेशा की तरह बात को टाल दिया। अंश के लिए माँ की ज़रूरत मुझे भी लगती थी, पर मैं हमेशा यही सोचता था कि क्या कोई और अंश को उतना प्यार दे पाएगा। खैर, माँ की बातें सुनते सुनते हमने खाना खाया। अगले दिन अंश को स्कूल छोड़कर जब मैं ऑफिस आया तो बारिश शुरू हो चुकी थी। आज दिन भर बारिश हुई और शाम तक लगभग पूरे बाज़ार में पानी भर गया था। ऑफिस बंद हो गया था, लेकिन बारिश बंद होने का इंतज़ार करते करते 1 घंटा होने को आया था। पास की दुकान से मैंने रेन कोट खरीदा और अंश को लेने स्कूल की तरफ निकला, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले नाले की वजह से आगे जाने का रास्ता बिल्कुल बंद था। मैंने अंश के स्कूल में फ़ोन किया तो पता चला कि सारे बच्चे स्कूल से जा चुके हैं। अंश भी उन्हीं के साथ स्कूल से निकल गया। कहाँ गया होगा, थोड़ी देर इंतज़ार नहीं कर सकता था। मुझे अंश की चिंता हो रही थी, लेकिन साथ ही उस पर गुस्सा भी आ रहा था। नाले में इतना पानी आ गया था कि निकलना मुश्किल था। तभी मेरे मोबाइल पर एक अनजाने नंबर से कॉल आया। मैंने रिसीव किया तो सामने से किसी लड़की की आवाज़ आई। अंश दुकान पर आ गया है, आप चिंता मत कीजिएगा, सामने से आवाज़ आई। कौन सी दुकान पर और आप कौन बोल रही हैं, मैंने पूछा। चॉकलेट वाली आंटी, उसने इतना कहा और कॉल कट गया। लेकिन मैं लेने जाने ही वाला था। आज थोड़ा लेट हो गया तो अकेले निकलने की क्या ज़रूरत थी, उसे कुछ हो जाता तो। एक के बाद एक मेरे मन में कई सवाल चल रहे थे। खैर, मैं दूसरे रास्ते से होता हुआ बस स्टैंड पहुंचा। आज भी दुकान पर फलों वाले चाचा ही खड़े थे। अंश यहाँ है क्या चाचा? आज मैं बोला।
उन्होंने अंदर देखते हुए आवाज़ लगाई, नीतू अंश के पापा आए हैं, अंश को भेजो। मेरी आवाज़ सुनकर अंदर से अंश दौड़ता हुआ आया। पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों बाद अंश से मिल रहा था। अकेले आने की क्या ज़रूरत थी, मैं आ ही रहा था ना, मैंने अंश को गोद में उठाते हुए बोला। तभी पीछे से आवाज़ आई, लीजिए आप भी सर पोंछ लीजिए, गीले बालों में सर्दी बड़ी जल्दी बैठती है। मैंने पीछे देखा, घुंघराले बाल जैसे बारिश के बादल ज़मीन पर उतर आए हों, आंखें जैसे कुछ कहना चाह रही हों, होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हों। पटियाला सूट में मैंने पहली बार अंश की चॉकलेट वाली आंटी को देखा। हाथ में टॉवल लिए उसने फिर कहा, सर पोंछ लीजिए, मैं चाय बना देती हूँ। पूजा भी तो मुझे यही कहा करती थी, हर बारिश में मुझे उसके साथ भीगना अच्छा लगता था, लेकिन वो सर्दी का बहाना करके पहले तो टाल देती, लेकिन बाद में मुझे भीगता देख खुद भी आ जाती और कहती, आप कहे तो आग में कूद जाएं, ये तो सिर्फ बारिश है। और मैं मुस्कुरा कर कहता, जहाँ भी जाएंगे साथ जाएंगे। लेकिन ज़िंदगी के बीच सफ़र में वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। अगर अंश ना होता तो मैं कब से उसके पास चला गया होता। सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू आ गए। लो हो गया ना जुकाम, देखो आंखों में पानी आ गया। मैं मुस्कुराया और मेरे साथ वो भी। घर आने के बाद भी मैं नीतू के बारे में ही सोच रहा था। तभी माँ कमरे में आई। अंश किसी नीतू आंटी के बारे में बात कर रहा था। ये नीतू कौन है? माँ ने उत्सुकता से पूछा। कोई नहीं है माँ, अब आप सपने बुनने शुरू मत करो, कहकर मैंने माँ की बात को टाल दिया। ठीक है कोई बात नहीं, पर मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अंश के बारे में सोच। इतना कह के माँ चली गई। मैं रात भर अंश और नीतू के बारे में सोचता रहा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि क्या नीतू अंश को एक माँ का प्यार दे पाएगी। अगले 2-3 दिनों तक नीतू मुझे हमेशा की तरह दिखाई नहीं दी, लेकिन एक दिन वो मुझे मेरे ही ऑफिस के पास एक कोचिंग के पास दिखी। मैंने जाकर नीतू से बात की तो पता चला कि वो इसी कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी कर रही है। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। बहुत जल्दी हमारी दोस्ती हो गई और पता ही नहीं चला दोस्ती कब प्यार में बदल गई। हम दोनों को एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता था। हम घंटों एक दूसरे के साथ अंश और उसके साथ अपने भविष्य के सपने बुनते और वक्त के साथ हमने भी एक दूसरे से शादी करने का फ़ैसला ले लिया। नीतू अपने पिता की बहुत लाडली थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिताजी को उसकी वजह से कोई भी ठेस पहुँचे। लिहाजा एक दिन नीतू ने मेरे बारे में अपने पिताजी से बात करने का फ़ैसला किया। नीतू के पिताजी नहीं चाहते थे कि नीतू पहले से शादीशुदा किसी ऐसे इंसान से शादी करे जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। नीतू के पिताजी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। मैंने कल पापा से अपने बारे में बात की। आज मिलते ही नीतू ने कहा। फिर क्या कहा पापा ने? मैंने डर और उत्सुकता से पूछा। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वो नहीं चाहते कि मैं किसी ऐसे आदमी से शादी करूं जिसके साथ उसके 5 साल के बेटे की जिम्मेदारी हो। फिर तुमने क्या फ़ैसला किया? मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, जैसे कहना चाह रहा हूँ कि अब मुझे इस राह पर तुम भी मत छोड़ के चले जाना। एक बार मैं पापा के लिए तुम्हें भूल सकती हूँ, पर अंश को नहीं। अब वो मुझ में अपनी माँ को ढूंढता है। मैं उसके इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। आज शाम माँ की आंखों में आंसू थे, इसलिए नहीं कि उन्हें एक बहू मिल गई थी, बल्कि इसलिए कि अंश का हाथ थामे उन्हें नीतू में पूजा नज़र आ रही थी। 5 साल बाद हमारा शहर अब स्मार्ट सिटी में बदल रहा था। बस स्टैंड को तोड़कर स्मार्ट बस स्टैंड बनाने की योजना चरम पर थी। नए बस स्टैंड की जद में चाचा की वो दुकान भी थी जहाँ कभी मैं बस का इंतज़ार किया करता था।
बस स्टैंड पर हाथ ठेला और फलों की दुकान लगाने वाले सभी लोग कलेक्टर के इस फैसले पर नाखुश थे और कलेक्टर से इस बारे में बात करने के लिए चाचा की दुकान के सामने जमा थे। कुछ नहीं होने वाला, चाचा खुद ही अकेले अपनी दुकान में बड़बड़ाए जा रहे थे। चाचा की आंखें भर आई, तभी एक लाल बत्ती की सफ़ेद गाड़ी से एक लड़की उतरी। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सरकार इसी जगह आपके लिए पक्की दुकानें बना देगी, कलेक्टर साहिबा ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। जोरदार तालियों के साथ सभी ने कलेक्टर साहिबा का अभिवादन किया। तभी कलेक्टर साहिबा चाचा की दुकान की ओर बढ़ी और चाचा के पैर छूकर बोली, पापा अब भी माफ़ नहीं करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।